हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। पिछली वीडियो लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में हमें बताया था कि किसी भी एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते ही रहते हैं। तो उन्होंने दूसरी बात बोली कि किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है एटम के मास में वो जीरो होता है। हालांकि इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, लेकिन इस मास को हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं क्योंकि काफ़ी नेग्लिजिबल, काफ़ी छोटा वैल्यू है, इसलिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये हम लोगों ने यह भी देखी थी कि जो प्रोटॉन का मास है वो न्यूट्रॉन के मास से 3837 टाइम्स बड़ा होता है। तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा है इन कंपेरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसलिए जो एटम का मास है वो पूरी तरह से प्रोटॉन पे जिम्मेदार है, अर्थात प्रोटॉन ही एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। अभी तक तो किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। तो रदरफोर्ड के अनुसार अगर हम लोग बात करें मास ऑफ हीलियम एटम और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि जो मास ऑफ हीलियम एटम है वो 2 टाइम्स होना चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन का। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर उसका होता है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही हमारा न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और चूँकि यहाँ पे 2 हमारे पास जड़ है तो 2 प्रोटॉन भी होगा। यहाँ हमारे पास जड़ 1 है तो हमारे पास प्रोटॉन भी कितना होगा? 1 होगा। तो जितना प्रोटॉन होता है वही एटम के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस हाइड्रोजन एटम का मास भी 1 होगा, जिसे हम लोग ऊपर की तरफ इसको शो करके दिखाते हैं। उस तरह से हीलियम में भी 2 प्रोटॉन है तो इसमें मास भी 2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से रदरफोर्ड के अनुसार जो मास ऑफ हीलियम है वो 2 गुना होना चाहिए मास ऑफ हाइड्रोजन का। लेकिन वास्तविकता में ऐसी होती नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मास ऑफ हीलियम है वो 4 टाइम्स है मास ऑफ हाइड्रोजन का, मतलब 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कोई तीसरा बंदा ज़रूर है, कोई तीसरा पार्टिकल ज़रूर है जो एटम के मास में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्योंकि नॉर्मल केस में 2 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 गुना दिख रहा है, मतलब ज़रूर कोई ना कोई वहाँ पे है जो एटम के मास में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इस चीज़ को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि रदरफोर्ड ने देखा कि जो अगर एक तराजू ले ले और एक हम लोग हीलियम एटम ले लें तो 2 हमें हाइड्रोजन एटम चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। ऐसा रदरफोर्ड का सोच था, मानना था उनके थ्योरी के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये इधर झुक गई। इसको बैलेंस करने के लिए, हीलियम एटम के मास को बैलेंस करने के लिए 4 हमें प्रोटॉन लेने पड़े, तब जा कर के ये बैलेंस हुआ। तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स था, हीलियम का जो मास था वो 4 टाइम्स था हाइड्रोजन के मास से। तो साइंटिस्ट के मन में ये सवाल आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ? ज़रूर कुछ ना कुछ एटम के अंदर तीसरा पार्टिकल ज़रूर है। वो सोचने के लिए मजबूर हो गए। तो बाद में, हालांकि ये बात रदरफोर्ड को पता थी कि ज़रूर कोई तीसरा पार्टिकल है, लेकिन वो खोजे नहीं थे इस चीज़ को। बाद में जेम्स चैडविक ने 1932 में इस पार्टिकल की खोज की और उसका नाम न्यूट्रॉन रखा। चूँकि वह न्यूट्रल नेचर का था, उसमें किसी तरह का चार्ज नहीं था, इसलिए न्यूट्रॉन इसका नाम पड़ा। आइए समझते हैं कि जेम्स चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की थी। ये हमारे जेम्स चैडविक हैं। इन्होंने 1932 में अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट बोरॉन और बेरिलियम एटम से करा करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक न्यूट्रॉन की खोज की, थर्ड पार्टिकल ऑफ एटम की खोज की। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। इन्होंने क्या किया कि एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स लिया, जनरली पोलोनियम या रेडियम, ये रेडियोटिव सब्सटेंसेस आप ले सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स के रूप में। तो इनसे जब बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल इनसे निकले और बोरॉन एटम से टकराए, तो उन्होंने देखा कि बोरॉन एटम से कुछ खास तरह की किरणें निकल रही हैं। जब इनको डिटेक्टर से चेक किया गया तो इनको पाया गया कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही थी। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनके ऊपर जीरो चार्ज हो, जब इन रेडिएशंस के ऊपर जीरो चार्ज हो, तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते। तो जेम्स चैडविक ने कहा कि ये जो किरणें हैं वो पूरी तरह से जीरो चार्ज को रखती हैं। दूसरी बात जेम्स चैडविक को नज़र आई कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो नहीं कर रहे थे, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे थे।
तीसरी बात उन्होंने ऑब्जर्व की कि जब इनको वैक्स से पास कराएगा, ये हमारा वैक्स है, वैक्स से जब पास कराएगा तो हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन्स निकले। इनको डिटेक्टर ने पहचान लिया कि ये प्रोटॉन है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज हैं और ये प्रोटॉन है, इनका मास भी उस तरह से हमको देखने को मिला। तो ये प्रोटॉन हमको देते हैं जब इनको वैक्स से हम लोग पास कराए। तो जेम्स टर्बिन ने सोचा कि ज़रूर न्यूट्रॉन के पास भी प्रोटॉन के सिमिलर ही मास हुआ होगा, जिसकी वजह से ये हमें हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन्स दे रहे हैं। ये पार्टिकल नेचर के हैं, ये वेव नेचर के शो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो ये पार्टिकल नेचर को शो कर रहे हैं, ऐसा जेम्स टर्बिन ने कहा। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ इस तरह से रिलेशन दिया कि जब हम लोग बोरॉन का जो एटम है उसे जब अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराएं तो हमें नाइट्रोजन न्यूक्लियस मिला, नाइट्रोजन का एटम मिला, और एक हमें न्यूट्रॉन मिला, जिसे हम लोग N01 ऐसा कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे जीरो चार्ज है, इस पे जीरो चार्ज होता है, और जो इसका मास है वह प्रोटॉन के मास के बराबर पाया गया। दूसरे उन्होंने जब बेरिलियम मेटल से अल्फ़ा पार्टिकल पास कराई तो उन्हें कार्बन एटम मिला और एक न्यूट्रॉन मिला। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये तो अल्फ़ा पार्टिकल नहीं है, आप तो हीलियम एटम दिखा रहे हैं। आपको लग रहा हो कि ये हीलियम एटम है, लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि हीलियम एटम और हीलियम न्यूक्लियस दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि हीलियम एटम है तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मास नंबर इसका 4 है। मतलब अगर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो जनरली हमें लगता है कि वो हीलियम एटम है, और ये ऑब्वियस है, यही हमारा हीलियम एटम भी है, क्योंकि इसके पास चूँकि जड़ 2 है तो प्रोटॉन भी हमारे पास 2 होगा, 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा, और चूँकि 4 हमारे पास एटॉमिक मास है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, इसे हम लोग हीलियम एटम कहते हैं। लेकिन जब हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, नॉट हीलियम एटम। हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो हीलियम न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास हीलियम है, बीच में इसके 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, और बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इस 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा इसके पास सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इससे ही हम लोग हीलियम न्यूक्लियस कहेंगे। हीलियम न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और मास तो 4 रहेगा ही, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इससे निकाल दिया। तो हीलियम न्यूक्लियस को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं He2+, तो ये हमारा हीलियम 2+ है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन में He2+ नहीं लिखा है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया है He2 4। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं ताकि सुविधा हो सके हमें। हम लोग यहाँ पे 2+ चार्ज को इंडिकेट नहीं किए हैं, हालांकि ये अल्फ़ा पार्टिकल को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये हीलियम एटम है। तो इससे कन्फ्यूज़न ना हो आपको, इसलिए मैं इस चीज़ को बता दिया आपको कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है। ये जो क्या है, हमारे अल्फ़ा पार्टिकल को डिनोट कर रहे हैं। आप यहाँ मान के चलेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब उन्होंने बेरिलियम और बोरॉन से अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो हमें अस्टेबल न्यूक्लियाई मिला और एक न्यूट्रॉन पार्टिकल मिला जिस पे चार्ज 0 था, जो मैग्नेटिक और रिलेटिव फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, मास उसका प्रोटॉन के बराबर ही 1 mu के बराबर मास था। अर्थात अभी हम लोगों ने देखा कि उस पर चार्ज 0 है, मास उसका प्रोटॉन के बराबर है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास है। तो उन्होंने यह देखा कि ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से जब बाहर होते हैं तो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, और हमें प्रोटॉन्स देते हैं। अभी आपने देखा कि जब उसको वेग से पास कराया गया था तो हमें प्रोटॉन दे रहा था, हमें प्रोटॉन देते हैं, साथ में हमें इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, और साथ में हमें एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी मिलता है। यह भी एक फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं जब न्यूक्लियस के बाहर होते हैं तो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, और हमें प्रोटॉन्स देते हैं, हमें बीटा पार्टिकल्स देते हैं, हमें एंटी न्यूट्रिनो देते हैं, अर्थात वो उस रूप में टूट जाते हैं और एक स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहने का मतलब हुआ हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम हमको मिल रहा है जो कि रिलेटिवली स्टेबल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने न्यूट्रॉन के बारे में देखा। आइए देखते हैं कि E/m का वैल्यू न्यूट्रॉन के केस में कितना होगा। न्यूट्रॉन के केस में E/m का वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 है और मास उसका प्रोटॉन के बराबर है, तो 0/something = 0, अर्थात E/m का वैल्यू जो है न्यूट्रॉन के लिए वो 0 पाया गया।
अब अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी एटम में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता करें, इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे पता कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, मान लेते हैं कोई एलिमेंट है, अब उसके पास प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, अर्थात उसके पास एटॉमिक नंबर है जिसे हम लोग जेड से डिनोट कर रहे हैं, और कुछ मास होगा जिसे हम लोग ए कह रहे हैं। अब चूंकि न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी है और यह पता चल गया है कि न्यूट्रॉन का लोकेशन भी प्रोटॉन के साथ में न्यूक्लियस में होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चारों तरफ घूमता रहता है। तो हमारा जो ए होता है, अर्थात मास नंबर की बात करें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, ये दोनों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसको समझ लें कि एटॉमिक मास एक फ्रैक्शन है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, होल नंबर रेशियो नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। क्योंकि आप अगर किसी भी एटम का अगर मास नंबर या एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, जनरली हम लोग लिखते हैं ना कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU है, लेकिन ये वास्तव में 1 AMU नहीं है, ये इसके मास नंबर को, इसका यूनिट नहीं होता है, 1 लिख देते हैं हम लोग, तो इसका मास नंबर 1 है, लेकिन ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्जैक्ट इसका वैल्यू मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो 1.008 समथिंग इस तरह से आपको AMU देखने को मिलेगा। इसका कोई यूनिट नहीं है, मास नंबर का कोई यूनिट नहीं है, ये एक होल नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। लेकिन वहीं अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है और इसका एक यूनिट होता है, जनरली AMU में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग जो किसी भी एलिमेंट है और उसके ऊपर जो लिखते हैं वो एटॉमिक मास नंबर को लिखते हैं, नॉट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर को लिखते हैं। और एटॉमिक मास नंबर ही हमारा एक होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एटॉमिक जो मास नंबर होता है वो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन जितना होता है वही हमारा जड़ होता है, इसलिए जड़ प्लस n इक्वल्स टू ए। ये हमेशा याद रखेंगे कि हमें अगर मास नंबर निकालना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट कर लेंगे, या जो एटॉमिक नंबर दिया है और न्यूट्रॉन है उसे काउंट कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास नंबर। इससे हम लोग n का वैल्यू पता कर सकते हैं। n निकालना हो तो ए को जड़ से माइनस कर देंगे, आप देखिए यहाँ प्लस में है, ये जड़ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस जड़, अर्थात a को जड़ से माइनस में कर देने पर हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन 80 के पास कितने प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन हमारे पास 35 उसका जड़ दिया है, ये जड़ होता है, और 80 जो दिया है वो हमारा a होता है। तो सबसे पहली बात, जड़ जो होता है वही हमारा प्रोटॉन होता है, वही प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, तो हमारे पास कितना जड़ है, 35, तो 35 प्रोटॉन भी हो गया। उसी प्रकार से अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना हो तो अभी हम लोगों ने देखा था कि a को जड़ से माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, a माइनस जड़ इक्वल्स टू, यानी कि 80 माइनस 35, ये हमारे पास कितना आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 45 ही ना आएगा, 45, हाँ 45 आएगा हमारे पास। तो ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या को बता दिया और ये हमारा प्रोटॉन की संख्या का। अब बच गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। हम सभी जानते हैं कि ये जो ब्रोमीन एटम दिया है वो न्यूट्रल एटम है, तो जितना हमारे पास प्रोटॉन होगा वही हमारा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 35 है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन जो है वो 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है, तो बताइए कि स्पीसीज कौन सा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 18 है और प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है। अगर हमें इसका मास नंबर पता करना है तो मास नंबर कैसे पता करेंगे, जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ देते हैं, तो प्रोटॉन हमारे पास 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, तो 32 हमारे पास आ गया उसका मास नंबर, अर्थात जो स्पीसीज है उसका मास नंबर 32 होगा। दूसरा, इसके जड़ की बात करें, जड़ इक्वल्स टू कितना होगा, जितना प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन हमारे पास 16 है, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है स्पीसीज का वो 16 है। अब आते हैं इसके चार्ज के ऊपर। अभी हमने कहा था कि कोई एटम न्यूट्रल होता है तो जितना उस पर प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 है लेकिन प्रोटॉन हमारे पास 16 है, तो 16 और 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करके
उसका चार्ज को बैलेंस कर देगा, लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से जो स्पीसीज होगा जिसका एटॉमिक नंबर 16 है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज अभी भी अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो स्पीसीज है वह आया सल्फ़र, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आएंगे, तो S2- हमारे पास स्पीसीज हो गया। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि किसी एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल अभी तक मिले हमको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सिंबल E है, इसका सिंबल P है, इसका सिंबल N है, स्मॉल n। इसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज E गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो यह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए -1 इसको लिखा जाता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट नून पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इसे +1 लिखते हैं। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है, 9.1 × 10⁻31 होता है, जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको 0 मान लिया जाता है। AMU में इसको अगर लिखा जाए तो 0.00054 AMU आएगा। और अगर प्रोटॉन की मास की बात करें तो ये थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा हैवियर होता है, 1.6 × 10⁻27 ये kg में ये इसका मास है। और AMU की बात करें तो यह 1 AMU के आसपास इसका मास है। न्यूट्रॉन की मास करें तो ये प्रोटॉन के मास के बराबर है, आप देख सकते हैं, और AMU में भी इसका मास लगभग, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से ही थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा आपको। तो अगर पूछा जाए कि हैवीएस्ट कौन है इन तीनों में से, तो हैवीएस्ट आपको न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, उसके बाद प्रोटॉन देखने को मिलेगा, फिर आपको उसके बाद इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के केस में एक और आपको बात समझनी है कि ये काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर का रहता है, काफ़ी हाई स्पीड में रहता है, इसलिए वो उसने वेक्स को पार कर लिया था और नया तरह का पार्टिकल को दिया था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। यहाँ पे एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि अभी सर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी कि वो रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब इस छोटा सा स्पेस में, जो कि न्यूक्लियस आपने देखा था बहुत ही छोटा सा जगह होता है वो, तो इस छोटे से स्पेस में अगर हम लोग प्रोटॉन कह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोटॉन हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं गोल्ड लेते हैं, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो 79 प्रोटॉन्स यहाँ पे होंगे मौजूद, 79 प्रोटॉन प्लस 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 इस तरह से प्लस 79 प्लस होंगे। तो एक छोटे से जगह में 79 प्लस कैसे वहाँ पे स्टेबल हो गया? न्यूक्लियस हमारा स्टेबल कैसे हो गया? वहाँ पे तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होना चाहिए था, फिर भी वो न्यूक्लियस हमारा स्टेबल है। तो इस चीज़ को कि ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है कि वहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस होने के बावजूद, रिपल्सन होने के बावजूद भी हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल क्यों हो रहा है? इस चीज़ को हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारे इस तरह की चीज़ें हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।